हेलो एवरीवन, दिस विशाखा मैस फ्रॉम विशाखा क्लासेस। आज मैं आपके लिए नया एपिसोड लेके आई हूँ। FY BCom अकाउंटेंट पेपर 1 अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने मैथ्स के लिए जैसे आपको इम्पोर्टेंट बताया था, अब इस सब्जेक्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी से सैम्पल्स पेपर भी मिल गए हैं। हाँ, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा बहुत कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि सैम्पल पेपर में से क्वेश्चंस नहीं पूछे, रेडली एक या दो पूछ लिया तो ठीक है, बाकी नहीं पूछेंगे। अब आपको किस तरीके कौन से सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, ज़रूर देखिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ गाइडेंस भी देती जाऊंगी, पॉइंट टू वर्ड्स की, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो क्या करना चाहिए। तो ये से हम बीच में हम आपसे ये भी बताते रहेंगे। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अब अकाउंट का क्या यूज़ होता है ये तो आपने 11-12 में पढ़ ही लिया होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आप जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स आगे पढ़ते जाओगे अकाउंट में थोड़े थोड़े लेवल्स बढ़ते जाएंगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग एक स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर फॉलो किया जाता है। जैसे हम कोई क्या बोलते हैं, वकील बनने वाले, लॉयर्स बनने वाले हो, उनके लिए हम उनको सेक्शंस याद करने पड़ते हैं कि ये सेक्शन के लिए उनको ये सज़ा दी जाएगी, अगर उसने ऐसी सज़ा दी रहेगी तो ये सेक्शन के हिसाब से होगा, ये सब होता है। वैसे ही हर अकाउंट करने के लिए उसका भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसे हम शॉर्टकट में यहाँ पे बोलते हैं AS। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन दिया गया है वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है ये लाइन यहाँ से। यूनिफॉर्म एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट comparable to possible extent following are the different group of person interested in the financial statement। ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, वो होते हैं बैंकर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, कंपोजिटर एंड इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एग्जिट अथॉरिटीज। अब मीनिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। ये एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और जिसे बोला जाता है एक डॉक्यूमेंटली पॉलिसी इशू किया जाता है बाय द अकाउंटेंटली बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलर अथॉरिटीज। इन सभी तीन जन के हिसाब से, तीनों से कोई भी एक भी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, पॉलिसी को इशू कर सकता है। An accounting standard will not, however, apply to enterprise, only carry on the activities which are not commercial, industrial, and business nature. Or activity of collecting donation and giving them to flood affecting peoples. ये सब पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगता है, जो कमर्शियली हो, इंडस्ट्रियली हो, बिजनेस एंड नेचर्स, इस तरह के कुछ काम कर रहा हो तो उन पर अकाउंटिंग पॉलिसीज लग जाते हैं। अब मेन थिंग है ऑब्जेक्टिव्स, आपको हर एक लेसन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना कंपलसरी कि क्या किस तरह के काम आते हैं। सेकेंड है एडवर्टाइज, एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फिर एन डिसमेरिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। समझो वहाँ पे तीन, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको मेरिट्स के क्वेश्चन दे दिया है और फोर्थ वाला दे दिए हैं डीमेरिट्स के क्वेश्चन दे दिए हैं। क्वेश्चन आया है कि from the following things which are not merit of accounting standard। तो आपके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा नहीं होगा, बताया। जैसे मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या बताया मैंने आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरिट से। फोर्थ क्या बोला मैंने, देश मेरिट से। तो फोर्थ हमारा क्या हो गया आंसर, या ऐसा होगा चारों दिए रहेंगे, चारों में से सही वाला कौन सा है वो आपको चॉइस करना है। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अब कौन करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI। We consider the need of harmonious, diverse accounting policies or practice in use in India. Continues the Accounting Standard Board ASB on 21st April 1977। ये याद रखना है, कौन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कब करते हैं, 21 अप्रैल 1977। फिर ये भी नॉमिन ऑफ सेंटर कौन सा होता है ये याद करना जरूरी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ
कॉस्ट एंड द वर्कर्स कौन है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, कि उसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं, जो समझाने वाली चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगी। ये सभी आपको नॉर्मली वे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो बताती हूँ मैं आपको बाद में। With the draft of the proposed standard will normally include a objective standard, scope of standard, definition term usage standard, reconciliation measurement principles, and presenting and disclosing requirements. अब ये बहुत बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आप हाईलाइटर कर लो, जो चाहिए वो कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 किसके लिए होता है, डिस्क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको अच्छे तरह रट्टा मार लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर क्या है, तो आपके लिखोगे AS3। फिर मैंने पूछा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड AS6। AS8 किसके लिए होता है, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। ये टोटली यहाँ पे होते हैं 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास यहाँ पे हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे अब ये देख लो, 1 2 तीनों में खाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तीनों में सेम है, लेकिन पीछे के वर्डिंग सब अलग अलग हो गया, किसी में मेजरमेंट, किसी में प्रेजेंटेशन, किसी में डिस्क्लोजर्स, तो ये आपको याद करना जरूरी है। अब लिस्ट ऑफ IAS, IFRS and corresponding IMT as identified by the MCA, ये भी याद करना जरूरी है कि IAS1 प्रेजेंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है बाय द INS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये भी इम्पोर्टेंट है, हम इसको भी मार्क कर देंगे। लिस्ट ऑफ IFRS इशू बाय द IASB, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। यार मैंने समझ के ले लेना कि हाँ इसका इसका ये होता है इसका, अब 3 से 4 बार रेड कर लोगे बुक तो बहुत है, अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव शायद से यहाँ पे दिए गए हैं, और इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स के नीचे आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो किसे, तो इससे आइडिया मिलेगा हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब डिस्क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अब एक एक करके हम पॉलिसीज यहाँ पे देखेंगे। अब फर्स्ट पॉलिसी है AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 इशू बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑन द डिस्क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच डील्स, जैसे यहाँ पे दिया ना, स्टॉक एक्सचेंज और द अदर लार्जेस्ट कमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड द बिजनेस एंटरप्रेन्योर इन द पब्लिक एंड द प्राइवेटली सेक्टर्स। ऑफ मीनिंग एंड नेचर दिया गया है, अकाउंटिंग पॉलिसी आर द स्पेसिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, a matter to apply those principles afforded by the enterprise in the preparation, presentation of the financial statement. Importance of accounting policies and process of accounting policy AS1 दिया गया है, इतना कुछ है। ये यहाँ पे पॉइंट मेन है कि फाइनेंस स्टेटमेंट आप पेपर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग अजम्पशंस, किसके लिए अजम्पशंस, यहाँ पे पॉइंट्स है, ये तीनों आपको याद कर लेना है, और फिर तीनों को एक्सप्लेन किया, इसका मीनिंग आपको इतना कुछ डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, बस क्यों यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, बस वो जानना ज़रूरी है। आप जितना बाकी एग्जाम से जितना जो पढ़ते हो, मतलब जितना हमने 11-12 के लिए जितना पढ़ा था उसका सिर्फ 5% आपको यहाँ पे इसका ध्यान देना है। 5% इनफ है, आराम से आप बोलो ना, पासिंग से भी बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हो, मतलब 100 में से आराम से 80 मार्क्स लेके आना बहुत ईजी है। फिर यहाँ पर डिस्क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दिया है कि उसकी डिस्क्लोजिंग क्या क्या है एंड ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो आपको बताया है, और चेंजेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको अभी आपको डिस्क्लोजर करना है। A company has switched over the weighted average formula from the ascertain of cost of inventory from the earlier practice by using the FIFO. The closing inventory by using the FIFO is for rupees 4 lakh and that by the weighted average formula for rupees 3.85 lakh. Explain the accounting treatment and disclosure. क्या है? The fact that change accounting policy pull down the profit and values of inventory by rupees 50,000 is to be a disclosure. इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
पर आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है, आपको क्वेश्चन पहले से दिया गया, आंसर्स भी दिए गएंगे, राइट आंसर को आपको चूज करना है कि क्या इसमें से राइट आंसर है। ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेम ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और प्लस उनके नीचे यहाँ पे आंसर्स दिए गए होंगे। आपको आंसर्स चेक कर लेना कि हाँ, पहले आप खुद देखिए, पहले अच्छे से एक लेसन वाइज रीड करो, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स को देखते जाओ और फिर चेक करो कि जो तुम आंसर्स दे रहे हो वो सभी राइट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। यहाँ तक कि आप ट्रू एंड फॉल्स को भी अच्छे से पढ़ना है, खासकर ट्रू सेंटेंस को। अब इन्वेंटरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे। Accounting standard available of account inventory issued by the Council Institute of Chartered Accountant of India, issued in the June 1981. The received standard comes into effect in the respect of accounting period commencing on or after 1st April 1999. 1981 में इशू हो गया था, लेकिन पूरा रिसीव स्टैंडर्ड इफेक्ट हुआ था 1999 में। अब इन्वेंटरी होता क्या है? हेल्प फोल्ड द सेल इन ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, इट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिंग ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल आर सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन पॉलिसी और इन द रैंडमली सर्विसेज। इस तरह ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको पहले बताया, ऑब्जेक्टिव स्कोप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ना जरूरी है। अब इन्वेंटरी मेजरमेंट्स दिए गए, यहाँ पे कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यूज के हिसाब से दोनों दिए गए हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेड, अदर एट्रीब्यूटिंग कॉस्ट, इस तरीके, और अलॉटमेंट ऑफ फिक्स ओवरहेड्स यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एक सम दिया है, टोटल प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी, गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना आ गया वेरिएबल ऑफ कॉस्ट का? ₹12। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारे पास? 10 पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए 80/100 0 पॉइंट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 120/100 इज इक्वल टू 1.2। ये जितने भी यहाँ पे ऐसे डायग्राम टाइप दिए रहेंगे ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ये सभी को अच्छे से एक बार रीड कर देना है, किसके बाद क्या पॉइंट से क्या है, वेरिएबल्स कैसे क्या है, और प्लस ये सम्स देखना जरूरी। एक बार खाली सम देखना है किस तरीके से सम किया गया। इतने बड़े बड़े सम पूछेंगे नहीं, लेकिन उसके जो छोटे छोटे टुकड़े जो में सम होते हैं ना, एक मतलब 2 से 1 या 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, या 2 से 3 प्लस किया आंसर आ गया, इस तरीके से हम वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये इस तरीके से आपको सम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, चांसेबल है, ठीक है। लेकिन कैसे? बस यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका एक नॉर्मल छोटा जो वैल्यू आता है वही हमें फाइंड करना है और बस सम हमारा कंप्लीट हो। ये इंपॉर्टेंट है। ICAI इशू द गाइडलाइंस नोट ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर मॉडवेट एंड सैंडवेट विद द कंसेंट ऑफ मॉडवेट क्रेडिट स्कीम्स एंड सैंडवेट बाय द 1st April 2000 and receive guidelines note as provide clarification on above normally with the explaining on the both there। अब इसमें रॉ मटेरियल्स कब होते हैं, फिर सेकेंडरी क्रेडिट एप्लीकेशन, फाइनली प्रोडक्ट पे क्या होता है, ये पढ़ना जरूरी है। फिर अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज का एक कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या क्या आता है, क्या हम ऐड करते हैं, बस देखना है, सब नहीं पूछेंगे। बस जैसे पूछेंगे कॉस्ट ऑफ परचेस में हम क्या क्या ऐड करेंगे, तो क्या लिखोगे आप? परचेसिंग प्राइस, ड्यूटी टैक्स, फाइन इनवर्ड एंड अदर एक्सपीरियंस डायरेक्टली एट्रीब्यूट ऑफ एक्विट, इस तरीके से पूछे। या लेस क्या क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या आएगा, फिर टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अभी इसका सम जैसा भी हो, आंसर कितना आया, इतना सही, तो इतना बड़ा तो सम पूछेंगे नहीं, कुछ आधे में थोड़ा सा पूछेंगे, उसमें आपको खाली सॉल्व करना है, फटाफट कैलकुलेशन लेके सॉल्व कर सकते हो आप। कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, आराम से यूज़ करो, और उसको यूज़ करने के बाद आप आराम से आंसर फाइंड करके हमें आंसर्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से एक बार रीड कर लो, इसमें ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे हैं, और खासकर आपको अभी जितने भी लेसन्स हैं आपके, इसमें क्या करोगे उसको वो मैं बताती हूँ। अभी आगे थोड़ा सा हम 4-5 लेसन और कर लेते हैं,
उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, लेसन क्या किस तरह के लेसन को हमें डिवाइड करना है, तो आपको ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सा आंसर किसके लिए राइट है। जैसे वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ऑफ आइटम बाय आइटम बेसिक विल बी द आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64, इस तरीके से। अभी अकाउंटेंट स्टैंडर्ड हम 9 पढ़ेंगे। रिवेन्यूज का पर्पस क्या है, सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू सर्विस यूज बाय अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड्स, नॉन एप्लीकेबली क्या होता है, ये सब। ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के टाइप दिए गए ना, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। रॉयल्टीज़ क्या होती है, इंटरेस्टली क्या होता है, डिविडेंड्सली क्या। मैं क्या चाहती हूँ आपको, मैं लेसन से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस बताऊँ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस आपको मालूम रहेगा तो आपको इजीली वे होगा कि आंसर्स आप या मतलब अच्छे से एक बार समझ जाओगे तो ईजी होगा, आंसर से एक बार टिक कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और प्लस आपको यहाँ पे आंसर्स दिए गए और मैच द कॉलम्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ये आंसर्स दिए गए, अच्छे से आप कर सकते हो। फिर इन्वेंटरी वेरिएबल्स आएंगे जिसमें हम फीफो मेथड यूज़ करेंगे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जिसमें हम रॉ मटेरियल, सप्लाई, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल गुड्स के बारे में, ये 3 प्रिंसिपल ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज होते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होता है, जैसे अगर हमें शुगर बनाना है तो हमारा शुगर कैन क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, आधा काम हो गया आधा काम चल रहा है। शुगर कैन का हमने जूस निकाल दिया, तो निकालने के बाद वो हमारा क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जूस निकालने के बाद शुगर बन गई, शुगर बनने के बाद पैक वैक हो गई, तो वो हमारा हो गया फिनिश गुड्स। इन्वेंटरी ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंट एंड इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक्स। स्टॉक मतलब जो हमने सामान रखा रहता है पहले से, उसी को बोला जाता है स्टॉक। स्टॉक को पीरियोडिकल एंड प्रीपेट्यूअल इन्वेंटरी मेथड से हम यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों के डिफरेंट बिट्स दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट बिटवीन्स, ये अच्छे से पढ़ लेना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैंने बताया, जो सामान पहले आएगा वो सामान पहले जाएगा। आप जो भी पहले गुड्स लेके आ रहे हो वो पहले निकलेंगे, जो बाद में आएंगे वो उसके बाद ही निकलेंगे। सेम यहाँ पे मैरिज एंड डी मैरिज पढ़ना कंपलसरी है। एवरेजिंग कॉस्ट के 2 टाइप से, सिंपल एवरेजिंग मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड आपके सिलेबस में है, ये करने। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1000 कितने रुपीज़ का है, 1000। 2000 यूनिट परचेस कितने का है, 11 यूनिट्स के, 11 रुपये के। 3000 के कितने रुपए होते हैं, 12 रुपये का एक है। तो 1000 इंटू 10 करेंगे, 2 इंटू 11 करेंगे, 3000 इंटू 12 करेंगे, प्लस कर देंगे कितने यूनिट्स हमें पता आइटम से, तो 1000 2000 प्लस 3000 कितना होता है, 3 4 5 6, 6000 नीचे होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ गया हमारा, वेटेज एवरेज कॉस्ट के हिसाब से 11.33। वापस बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट कितने हमने, ये समझाओ 1000 मैंने एप्पल लिए, 2000 मैंने मौसम्बी ली और 3000 मैंने सीताफल ले लिया। जो एप्पल लिया था मैंने वो 10 रुपये का है, जो ऑरेंज हमने लिए थे वो 11 रुपये के, जो सीताफल हमने लिए थे 12 रुपये। तो 12 रुपये एक सीताफल का, तो 1000 एप्पल का मेरा 1000 एप्पल है और एक एप्पल का 10 रुपये, तो 1000 एप्पल का कितना होगा, 10,000। 2000 ऑरेंज का कितना होगा, अगर एक ऑरेंज का 11 रुपये, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3000 सीताफल से, जिसका एक सीताफल का प्राइस है 12 रुपये, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों चीज़ों को प्लस कर देंगे कि हमें तो टोटल प्राइस है देना ना, अभी दोनों को प्लस कर देंगे, कितने गुड्स खरीदे ये सब, इसको डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा वेटेज एवरेज मेथड। अभी अभी ये आपको ये इतना प्रैक्टिकली ये फीफो कहाँ जाता है, कैसे यूज़ होता है, वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
यहाँ पर भी क्या क्या ऐड होता है, क्या लेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ क्या ऐड करनी है, कौन सी चीज़ हमें क्या लेस करनी है, ये अच्छे से एक बार आपको चेक कर लेना है। ये जितने भी अकाउंटेंट्स दिए गए हैं वो सभी को अच्छे से एक बार रीड करना है कि ओके इसके बाद हमें ये ऐड करना है, इसके बाद हमें ये लेस करना है, ये सब। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ना, इफ द sales are rupees 2000 and rate of gross profit and the cost of goods sold is 25%, then the cost of goods sold will be, ये हमें फाइन करना है तो हमें फाइन कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर यहाँ पे परसेंटली वाइज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन 2। हमने जब फर्स्ट किया था और सेकेंड वाले में पूरा सम्स ही दिए गए हैं, सम्स को अच्छे से देख लेना है। मैं एक सम बता देती हूँ किस तरीके से सम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया देख लेते हैं। दिया है कि यहाँ पे एक लेजेस बनाना है, FIFO टू ABCD है, वेटेज एवरेज टू XYZ, ABCD का ये दिए गए और XYZ का ये दिए गए, FIFO मेथड और वेटेज एवरेज मेथड। स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाना है आपको टाइमलाइन। क्या बनाना रहता है, टाइमलाइन। इतना आपको डीपली सम पूछेंगे नहीं, लेकिन टाइमलाइन बताते तो क्या करना है। पहले सबसे पहले 1 तारीख, सब देखेगा 3 महीना एक ही है, तारीख अलग है। सबसे पहले क्या आएगा, स्टॉक 1 तारीख को होता। इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ था 6 तारीख को, सेल, तो सेल लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, परचेज, फिर ऊपर सेल, फिर सेल, देन परचेज एंड देन सेल। इस तरीके हमें फॉलो करना है। ऐसे नहीं करना कि स्टॉक किया फिर परचेज का 2 दिया तो फिर परचेज पहले कर देंगे, फिर सेल दिया सेल कर देंगे, नहीं। डे वाइज जैसा जैसा जो आएगा उसके हिसाब से हम फॉलो करते जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे डेट, रिसिप्ट, इश्यूज एंड बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस के बाद हमें 1 तारीख ओपनिंग बैलेंस लिखा। अब 6 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितने का सेल किया, 1300 रुपये का सेल किया, सेल लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1300 यूनिट हमने सेल किया, 1300 यूनिट यहाँ पे लिखेंगे। अब प्राइस क्या लिखना है, जो ओपनिंग प्राइस रहेगी वो, यहाँ से ओपनिंग प्राइस उठाएंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे, इसका टोटल हम यहाँ पे कर देंगे। जब हमने सामान बेचा, हमारे पास कितना यूनिट था, 2000, कितना सामान बेचा, 1300, बचा कितना, 700, कितने में बेचा, 28 रुपये में, 28 लिखेंगे यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम नीचे। अब 6 तारीख के बाद क्या हुआ, 11 तारीख को परचेस किया, 1800 का परचेस किया 27 रुपीज़ में, 1800 को परचेस किया 27 रुपीज़ में, मल्टीप्लाई करिए अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का टोटल हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं करना टोटल, क्योंकि हम कुछ ना कुछ डिवाइड माइनस करते जाएंगे इसके हिसाब से। अब जब तक 11 तारीख के बाद क्या हुआ, 15 तारीख को हमने सेल किया, कितना, 1400, लेकिन जब पहले वाले में कितना बचा था, 700, ये तो नया वाला माल है ना, FIFO मेथड है, तो पहले 700 का लेंगे, 700 को लिखा, 700 का प्राइस कितना, 28, चाहिए कितना था, सेल कितना करना था, 1400, 700 सेल कर दिया, बचा कितना, 700, 700 को इसमें से लेंगे, कितना है यहाँ पे, 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, इसमें से 1800 में से 700 जाएगा, 1100 बचा, 1100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वापस इसके बाद कब हुआ, 18 तारीख को कितना हुआ, 700 का सेल, 700 लिखेंगे। अब नया प्राइस कितना है, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 में से 700 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 21 तारीख को हमने परचेस किया 1700, लेकिन 25 रुपये में, 1700 25 पैसे में, 1700 लिख देंगे। उन 29 को 1100 को सेल बेच दिया। अब जब 1100 को सेल करना तो पहले में कितना है, 400 ही है, तो 400 लिख दिया, कर देंगे। अब हमें 1100 में 400 किया तो कितने बचा, 700, तो ये 700 इसमें से ले लेंगे, अब 700 ले लिया, ये प्राइस है मल्टीप्लाई। अब बैलेंस कितना बचा, 1000 रुपये, कितने 25 पैसे, ये हो गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ABC ऑन 31 कितना यूनिट बच गया, अभी हमारे पास 1000 यूनिट बचा था, कितना 2000, प्लस माइनस करते करते कितना बच गया, 1000 रुपये। से यहाँ पे वेटेज एवरेज मेथड होता है, हमें वेटेज एवरेज मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सेम तरह इसी तरह के बाकी सम भी यहाँ पे है। अब आता है रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड द रिसिप्ट्स, कैसे इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, वो सब यहाँ पे पढ़ा जाएंगे। क्या है थेरी से पूरा, कैपिटल रेवेन्यू कब होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होता है, रिकवरेबल क्या होता है, रिक्रूटमेंट्स क्या होता है, इफेक्ट्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ अदर पार्टीज क्या है, और एक्सपेंडिचर क्या होता है,
जो भी हम खर्चा करते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, उसी को बुलाता है एक्सपेंडिचर। अब बेनिफिट्स क्या है एक्सपेंडिचर के, रिकवरीज क्या है, नॉन रिकवरिंग क्या है, ये सब है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर दिया गया है। डेफिनेशन डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ना जरूरी है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स कौन से क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स है, ये जो लेसन है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, आपने 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिकली टेक्स्ट बुक में भी आपने पढ़ा होगा। बजट लेसन एक था जिसमें इसमें इसके बारे में आप वहाँ पे डिटेल में और अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो आपको एक काम आ जाएगा। अगर उसका टेक्स्ट बुक आपको चाहिए, अगर अभी इस ईयर में अगर है नहीं बता दूंगी, नहीं तो मेरे को लास्ट ईयर की अगर प्रिंट आउट आपको PDF चाहिए रहेगा तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक आप PDF में भेज दूंगी। ये कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर लेसन इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट MCQs तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। किस तरीके हमें सॉल्व करना वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, डिटेल में बताया गया है। चाहिए तो आप इसको आप 3 to 4 टाइम, और हो सके तो चलो 3 to 4 अगर आप नहीं टाइम आपके पास अगर, तो 1 टाइम तो ज़रूर रीड कर लेना, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर से। इस तरीके की आपको क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे पे अमाउंट स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर, तो क्या हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाइट वॉशिंग ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये भी वर्कर्स के लिए काम आ रहा है इस तरीके से। फिर इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल परचेस, ये भी क्या हो गया रेवेन्यू। क्या वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंड, ये क्या हो जाएगा कैपिटल। और नीचे आंसर्स दिए गए आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कैपिटल है, रेवेन्यू है, कि ये कौन सा नहीं है। वो लेसन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए, अच्छे से पढ़ सकते हो। अब आते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट। क्या करता है ये, इस पेपर फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर इंक्लूड मैन्युफैक्चर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या इंक्लूड करता है, मैन्युफैक्चर अकाउंट इंक्लूड करता है, ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करता है, प्रॉफिट एंड लॉस करता है, और बैलेंस शीट। तो ये इतनी चीज़ें आपको मालूम है। आप लोग नहीं क्या हो गई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। नॉर्मली फाइनल अकाउंट ऑफ प्रिपेयर फॉर 12 मंथ कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर, calendar year ending on 31st December, और financial year government year ending on 31st March, और it may any other year ending by Diwali। 3 तरह के हम अकाउंट यूज़ कर सकते हो। वो जो 12 महीने का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आप यूज़ कर सकते हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है, या जो हम दिवाली से दिवाली जो यूज़ किया जाता है वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तीनों में से कोई भी ज़्यादा चल सकेगा। ज़्यादातर जो बिजनेसली वाइज होता है, जो कंपनीज होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे यूज़ करती है। जो ज़्यादातर जैसे गुजराती लोग हो गए या मारवाड़ी के जो बिजनेसली वाइज हो गए हों, वो दिवाली का जो ऑफर होता है, दिवाली टू दिवाली जो चलते हैं, दिवाली के दिन पूजा वूजा करते हैं, वही दिवाली वाला वो पे यूज़ करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग द फाइनेंशियल गुड मैन्युफैक्चर बाय हिमसेल्फ इन हिज फैक्ट्री, while a trader sell the purchased good by him from a manufacturer। अब मैन्युफैक्चर क्या करता है, मैन्युफैक्चर परचेस करता है रॉ मटेरियल में, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है फाइनल गुड में बाय मीन ऑफ मशीनरीज एंड द लेबर्स इन द फैक्ट्री। ये हो गया। अब मैन्युफैक्चर को क्या क्या नेसेसरी होता है, स्पेन ऑफ वेजेस, तो वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है उनको वहाँ पे। अब इसका काम क्या क्या है वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, फॉर्म दिए गए, आइटम हम क्या क्या यूज़ करने वाले वो दिया है। जैसे ओपनिंग स्टेक ऑफ WIP, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल में परचेस कर रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, डायरेक्ट परचेस एक्सपेंस को ऐड करेंगे, कैरेज इनवॉइस, ऑर्डर, कस्टम्स ड्यूटीज, ये सब आता है। लेस करेंगे परचेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मिल जाएगा कंज्यूमिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, हमें यहाँ पे मिल जाएगा।
और यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है वर्किंग स्टेट ऑफ क्लोजिंग एंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का। ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। अब इसमें बारे में नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे फॉर्म डिटेल में किया गया है कि किसको क्या बोलते हैं। एक फॉर्मूला दिया गया है, ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ स्टॉक इनटू प्रॉफिट इंक्लूडेड ट्रांसफॉर्म प्राइस अपॉन ट्रांसफॉर्म प्राइस। फिर कुछ एंट्रीज दी गई हैं और बैलेंस शीट का दिया गया करंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू एक्स जो भी रहेगा, माइनस लेस स्टॉक रिजर्व्स, ये सब इस तरीके से हम यहाँ पे ये सम्स करने हैं। फिर यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट का दिया गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये भी हमने देख लिया था 11 अपने जब 12th स्टैंडर्ड में हम अकाउंट करे तभी ये सब आ गया था। अब यहाँ पे फिर प्लान्स दिए गए हैं। बैलेंस शीट हमें मालूम है जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं, पर यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे हमें कैपिटल्स लिखना है, लोन्स लिखना है, इस तरीके से हमें यहाँ पे कैपिटल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिया गया। कौन सी चीज़ क्या आती है, सेम है, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, परचेस एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस सब आ जाएंगे इसी में। और यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ईयर एंडिंग बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बन जाएगा बैलेंस शीट एक बन जाएगा। ये हमारे बन गए यहाँ पे चारों अकाउंट्स। और जैसे हम बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं वही अकाउंट वैसे ही हमारा यहाँ पे रहने वाला, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। एडजस्टमेंट आपको मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, ये भी आपको मालूम होगा। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की कभी भी एंट्री कहाँ होती है, दो जगह पे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंज्यूमिंग हो जाएगा, डेबिट फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेज और डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क कर दूंगी यहाँ पे। इसको भी अच्छे से आपको एक बार पढ़ लेना है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। हिडन एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट आपको वहाँ पे दिया जा सकता है कि ये कब होता है, वो भी आपको यहाँ पे सम्स आएंगे तो एक दो हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ डीपली लोग पूछते नहीं हैं, क्योंकि बाकी टी वाइज बी कॉम्स के M.Com पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हुए तो उनमें हमें आइडिया है कि किस तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटीज़ ने क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स को। कैसे कि कभी इतने सारे बच्चों ने नॉर्मली 15 से 20 मिनट में, वो जो 1 घंटा उनको दिया गया उनके लिए वो बहुत ज़्यादा था, 15 से 20 मिनट के अंदर ही उन्होंने पूरा पेपर वहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आप समझ सकते हो अगर इतने बड़े वाले स्टैंडर्ड्स बच्चे अगर सॉल्व कर सकते हो तो आपके छोटे बच्चे मतलब नीचे FY BCom वाले स्टूडेंट्स हो तो ईजी कितना होगा आप लोगों के लिए भी पेपर्स। से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना कंपलसरी से। फाइनल अकाउंट यहाँ पे सम दिए गया है, तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं नेक्स्ट लेसन में। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, फाइनल अकाउंट में आएगा क्या, फाइनल अकाउंट में ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, मेरिट्स में, डीमेरिट है, लायबिलिटी में आएगा या असेट में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो आपको जो भी राइट आंसर रहेगा उसको आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा। अब आता है नेक्स्ट लेसन यहाँ पे डिपार्टमेंटली अकाउंट वन। अब डिपार्टमेंटली अकाउंटिंग वंस क्या होते हैं वो हम अभी एक एक करके पे थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा डिपार्टमेंट नहीं होता है क्या। अ लार्ज बिजनेस कंसर्न में डिवाइड इन डिफरेंट सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंट। जैसे अगर आपने स्कूल्स में सॉरी स्कूल नोट कॉलेजेस में देखा होगा, वहाँ पे अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स, लाइब्रेरीज का अलग डिपार्टमेंट हो गया, मतलब हर कल्चर्स हर सब्जेक्ट्स वाइज वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना दिया। वो क्यों बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी किसी चीज़ को मैथ्स में डिफिकल्ट है तो कहा जाएगा मैथ्स डिपार्टमेंट वाले को, वो क्या हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएगा, नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, NEOS हो गया, इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाते हैं। सेम यहाँ पे ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट स्टॉक्स यहाँ पे दिए गए, ब्रांच अलग होती है, डिपार्टमेंट अलग होते हैं। ब्रांच क्या होते हैं, अलग जगहों पे एक जगह समझो गोरेगांव में एक ब्रांच है, एक मलाड में होगा, एक कांदीवली में ब्रांच होगी, उसको बोला जाता है ब्रांच। डिपार्टमेंट क्या होता है, एक ही छत के नीचे अलग अलग मतलब
जैसे अब फॉर एग्जाम्पल तो 2 रूम हॉल किचन है, लास्ट बेड जो हमारा बेडरूम होता है मेन बेडरूम, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना दिया, एक बाजू वाला जो रूम है उसमें एक डिपार्टमेंट बना दिया, किचन जाता है वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, एक लिविंग रूम हमारा मेन ऑफिस हो गया। तो हमारे उस 2 रूम हॉल किचन में कितने डिपार्टमेंट हैं? 3। एक ही जगह पे, एक ही फ्लोर पे, सभी चीज़ें एक ही रूम के अंदर ही है। तो ये क्या हो गया हमारा डिपार्टमेंट। ब्रांचेस क्या होती है? अलग अलग जगहों पे जब होती है उसे बोला जाता है ब्रांचेस। अब यहाँ पे परचेस रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स के यहाँ पे एक जर्नली बना गया है जिसमें डेट, सीरियल नंबर्स, LF, टोटल नंबर रुपीज, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 एंड डिपार्टमेंट 4 एंड रिफर नंबर। सब यहाँ पे आइटम ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम दिया है और कौन सा बेसिक ऑफ अलॉटमेंट का भी दिया गया। जैसे रेंट एंड रेट्स, ये क्या हो गया? फ्लो स्पेस हो गया। लाइटिंग एक्चुअली कंज्यूम होता है, कितना कंज्यूम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स कितने आएंगे, पावर ऑफ लैंप्स किस पे, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सेल्स होगी, जितनी एडवर्टाइज के हिसाब से हमें पैसा देना पड़ेगा। सेल्स कमीशन, जितना सेल होगा उसके हिसाब से कमीशन देंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कितना सेल हुआ उस पर कितना हम डिस्काउंट देंगे, वो हो गया। बैक टाइम एक्चुअल ऑन ईच डिपार्टमेंट ऑन द सेल्स। इस तरीके यहाँ पे सभी पॉइंट्स को यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया। तो अभी हमें जैसे हमें यहाँ पे दिया फ्लोर स्पेस का ही वैल्यू दिया रहेगा और बिल्डिंग का वैल्यू फाइंड करना है। यूनिट दिया, फ्लोर स्पेस दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्डिंग की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर देंगे। जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, आप लोग के पास टेस्ट हो गया, प्लीज़ मार्क करो। यहाँ पे मैंने PDF डाउनलोड किया है, मैं PDF में मार्क कर रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक्स आपको मालूम है, जो क्लास में हमें बैलेंस जब टैली करने पर हमें जो लास्ट में एक अमाउंट में मिल जाता है, मतलब इतना इतना परचेस किया, सेल किया, फिर कितना स्टॉक बच गया, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट दिया, अगर जितने भी होगा 2 या 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट होंगे, सभी डिपार्टमेंट में देखना है, दोनों डिपार्टमेंट का प्लस करेंगे, हमें लास्ट में एक अमाउंट मिल जाएगा। सेम जो हम ट्रेडिंग अकाउंट करते आए हैं अभी तक, वैसा वही ट्रेडिंग अकाउंट करना, सेम टू सेम हो वो, बस खाली नाम क्या रहेगा यहाँ पे, डिपार्टमेंटली ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों मैं यहाँ पे डिपार्टमेंटली और बेसिक को हम यूज़ करके कर रहे हैं। सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी तरीके से। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है? कोई भी हम एडवर्टाइज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, इस तरीके से। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे हम उसके बाद, एंड लास्ट हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट। से ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट अकाउंट 2 दिया है, जो हमने अभी सम्स या सम जो इतने भी देखे थे वो सभी को यहाँ पे नीचे उन्होंने सम यहाँ पे सॉल्व किया गया है। बस आपको एक बार चेकआउट करना है कि किस तरीके से यहाँ पे सम किया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, डेबिट जा रही है, क्रेडिट जा रही है, क्या जा रही है, बस वही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप लोगों का सवाल होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था? जो भी फैक्ट्री से रिलेटिव जो भी चीज़ें होंगी वो आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। जो भी ऑफिस से रिलेटिव हो या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटिव हो गया, सेल्स मतलब जो काम कर रहे हैं वो सब कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बाकी जो हमारे लायबिलिटीज़ हैं, असेट्स मान लो जिससे हम पैसा लेते हैं, बिल्डिंग्स लिए हो गया, ये सब ये आ जाता है हमारा बैलेंस शीट में। अब बताएं नेक्स्ट लेसन हायर परचेस। हायर परचेस के बारे में हम यहाँ पे डिटेली पढ़ेंगे और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी सैम्पल पेपर दिए उसमें भी इसके बारे में वहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे हम हायर परचेस होता है क्या वो देख रहे थे। हायर परचेस इज़ अ क्रेडिट परचेस। हायर परचेस क्या होता है? एक क्रेडिट परचेस होता है। किसका होता है? असेट्स बाय द हायर परचेसर एंड द हायर वेंडर। द असेट इज डिलीवरीज इन द प्रोफेशनली। द प्राइस अंडर द हायर परचेस सिस्टम इज पेड इन द इंस्टॉलमेंट। जो प्राइस होता है हायर परचेस का उसको इंस्टॉलमेंट में पे किया जाए। एनुअली पे कर लो, 6 मंथली पे कर लो या क्वार्टरली पे कर सकते हो। अब इन 3 तरीक़ों से आप कभी भी पेमेंट उसे पे किया जाता है। द हायर परचेस हैज़ द राइट टू यूज़ द गुड एज द बेलर टर्मिनेट एग्रीमेंट एट द एनी टाइम ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द हायर। बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। किसको डिफॉल्टिंग इन द पेमेंट ऑफ होता है। हायर परचेस मीन अ ट्रांजेक्शन में द गुड्स आर सोल्ड बाय द हायर वेंडर टू द परचेसेस अंडर द हायर परचेस एग्रीमेंट के हिसाब से होता है।
The goods sold and the ownership or the good in tranches by the purchasers. Hire vendor continues the owner of the good till the payment of the last installment. अब हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है? अंडर विच द बायर टेक डिलीवरी ऑफ गुड, प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन a certain number of installment until and the full payment is made. The delivery of good will be given by the owner of the goods. Payment will be made in installment. Each installment is to the higher charges on that is defaulting if all the installment are paid and other conditions are fulfilled. Date of hire purchase. The date on which the hire purchase agreement will be covered. Describe depreciations of goods. The decision of the goods that will deliver the hire purchase. Hire purchaser, the person who get the professionally of the assets goods for the owner under the hire purchase agreement. He is the buyer then. Hire vendor, a person who sells the goods under the hire purchase agreement. Cash price of the goods. A cash price being the price at which the goods may be purchased against the cash price. ये सब सभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिए हैं, डिफरेंशिएट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। इन तीनों के बारे में यहाँ पे हमें डिटेली यहाँ पे बताया गया है। सम्स दिए गए हैं, सम्स यहाँ पे सॉल्व करना है। एक आता है फुल प्राइस कैश मेथड, क्रेडिट परचेस या सेल्स मेथड होता है। अंडर फुल कैश प्राइस मेथड हायर परचेज इज कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ असेट, द असेट इज रिकवर एट द फुल कैश प्राइस ऑफ द बेस ऑन द सब्सट्रैक्ट ओवर फॉर्म। The full price of the asset is debited to the asset accountant and credited to the hire purchasing account. डेबिट किसका होता है? असेट अकाउंट को। क्रेडिट किसका होता है? हायर वेंडर्स अकाउंटेंट को। अब बुक ऑफ हायर परचेज होगा, उसके अंदर कैसे किस तरह से एंट्री होगी यहाँ पे वो लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हो। सेम बैलेंस शीट के दिए गए, बुक ऑफ हायर परचेज यहाँ पे दिए गए हैं। और आते हैं हायर परचेज 2 दिए गए, सम्स दिए गए, इसलिए हम डायरेक्टली नेक्स्ट लेसन में चले जाएंगे। अब आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमने किया था 12th स्टैंडर्ड में। सिंगल एंट्री सिस्टम जो 8 मार्क्स के लिए आता था ना, वही वाला यहाँ पे हम सिंगल एंट्री सिस्टम करें। जिसमें होता है क्या, इस मैथड ऑफ मेंटेनिंग अमाउंट इन द मैनर कन्वेंस द बिजनेस हाउस। सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अंडर द सिस्टम बिजनेसमैन मेंटेन रिकॉर्ड ओनली द फ्यू अकाउंट विच आर ऑब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इंस्टेंट। अब क्या क्या होता है, जैसे गुड सोल्ड टू आनंद ऑन क्रेडिट, आनंद 5 किलो शुगर 10 kg राइस टोटल कर दिया, ख़त्म हो गया। ये हो गया हमारा सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री के 2 तरीके होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर एंट्रीज। सेम यहाँ पे मैरिट्स एंड डीमेरिट से ये पढ़ना ज़रूरी है। और डिफरेंस दिया है कि डबल एंट्री सिस्टम्स क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम्स क्या होता है। इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रीड इट। स्टॉक डेटर्स की हमने पढ़ा था, पर स्टॉक डेटा किसमें, स्टॉक डेटर्स में क्या क्या आता है, कौन सी चीज़ किस में आती है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। ये डबल एंट्री सिस्टम्स और सिंगल एंट्री सिस्टम्स पढ़ना है। पी एस एंट्री स्टॉक्स में क्या क्या आता है, डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड। जैसे दिया गया है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स आर इंक्लूडेड वेयर, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स किस में इंक्लूड होता है, डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ इंक्लूड होता है, क्रेडिट साइड। बिल रिसीव कहाँ इंक्लूड होता है, डेबिट साइड। बिल्स पेबल्स कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिट का उल्टा होता है, जो ऊपर डेबिट में हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट में होगा, जो यहाँ पे क्रेडिट में होता है यहाँ पे डेबिट में होगा। बिल रिसीबल्स होता है, बिल पेबल्स आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करते हैं, हाउ टू सर्च फॉर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दोगे। एंड प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट अंडर कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री। क्या क्या चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, सन्ड्री डेटर अकाउंट चाहिए, सन्ड्री क्रेडिट अकाउंट चाहिए, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कैश एंड बैंक अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। 5 तरह के स्टेप्स है, 5 को हमें यहाँ पे फॉलोज करना है। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स के आपको आंसर्स नीचे दिए गए हैं, आप उसको अच्छे से एक बार चेक कर सकते हो।
अकाउंटिंग फॉर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री पार्ट 2 ही है। इसके यहाँ पे किस तरीके से सम करना है वो एक्सप्लेन किया गया है। हम चले जाएंगे डायरेक्टली हम नेक्स्ट सम में, सॉरी हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेसन में। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया कि कौन सी चीज़ क्या आएगी। हम अब नेक्स्ट लेसन देख लेंगे। अब आता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग 1। सेम यहाँ पे अकाउंटिंग 1 अकाउंटिंग 2 पढ़ेंगे। पहले कंसाइनमेंट पढ़ लेंगे 1 में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव समय आप पे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अब इसमें होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। हम ऐसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते क्या दिया है। द होलसेलर आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द होलसेलर बिजनेस, दे डू नॉट विश टू रीच इंडिविजुअल बायर, they do not have the such a capacity. There are many ways which the goods are utilized reach the customer. One the way of channelizing the goods to utilize consume is consignment sale. कस्टमर को होलसेलरी वाइजली पहुँचाने की काम क्या आता है, कंसाइनमेंट सेल। इन दिस टाइप ऑफ अ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होता है जो सामान बेचता है, जो सामान बेचता है उसको बोला जाता है कंसाइनर। एंड द अदर बिजनेसमैन, जिसको सेल करता है मतलब जो खरीदना है उसको बोला जाता है कंसाइनी। द रिलेशन बिटवीन द कंसाइन एंड कंसाइनी इज देयर प्रिंसिपल एजेंट। एक प्रिंसिपल और एजेंट की तरह किस होता है, सेम उसी तरीके से कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप होता है। अब जो गुड कंसाइनी को बेचा जाता है उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट। जो गुड्स सामान जो कंसाइनी मतलब खरीदने वाला उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट। इतना क्लियर हो गया होगा। द ओनरशिप ऑफ गुड रिमेन विद द कंसाइनर अंटिल द गुड्स आर सोल्ड। कंसाइनर के पास ही उसकी ओनरशिप रहती है उसे सामान बेचने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसाइनर हूँ, जो मैं सामान फॉर एग्जाम्पल मैं बेच रही हूँ मोबाइल। अगर मैं मोबाइल सेल कर रही हूँ, आप खरीदने वाले हो, आप मतलब मेरे कंसाइनी हो, मैंने आपको सामान बेचा। मोबाइल तो आपके पास है लेकिन उसका मालिक कौन है, मैं ही रहूँगी, उसके मालिक आप नहीं रहोगे, मतलब उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं रहेगी। अब साइलेंट फीचर से कंसाइनमेंट सेल्स के गुड आर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट के हिसाब से हम गुड सेल करते हैं। किसकी तरह रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल एजेंट की तरह। सेम यहाँ पे पॉइंट आधे और पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब कंसाइनर कौन होता है, अ पर्सन हु सेंड द गुड्स ऑन ऑफ द गुड्स, ही इज द प्रिंसिपल। जो सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं कंसाइनर, जो सामान खरीदता है उसे बोला जाता है कंसाइनी। कंसाइनमेंट द गुड्स विच आर सोल्ड। कंसाइनमेंट क्या बोला मैंने, जैसे जो गुड्स विच आर सेंड टू सोल्ड बाय द कंसाइनी उसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। अब कमीशन, सामान बेचने के बाद जो प्रॉफिटली सेल करने के बाद जितना पैसा मिलता है उसे बोला जाता है कमीशंस। कमीशंस अलग अलग तरीके से होते हैं, ये सब हमने इसके पहले मैथ्स में हमने कमीशन के बारे में पे पढ़ लिया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो कर है। बैड डेट, डेल क्रेडिटर कमीशंस, ये सब। अब आता है प्रोफोर्मो इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब बता देती हूँ। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। उस बिल में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसका कितनी रेट है, कितनी क्वांटिटी लिए, क्या लिए। आप लोग नॉर्मली कोई किराने की दुकान में चले जाओ, वहाँ पे एक नॉर्मल कागज़ होता है, लेकिन कई जगह पे तो नंबर लिखा रहता है, पर्टिकुलर लिखा रहता है, रेट लिखा रहता है, क्वांटिटी लिखा रहता है, फिर मल्टीप्लाई करके लिख के देते हैं। या आपने कोई डी मार्ट चले जाओ, इस तरीके की दुकानों, बिग बाज़ार चले जाओ, वहाँ पे भी इस तरीके से अमाउंट वहाँ पे लिखा जाता है, उसी को बोला था इनवॉइस। अब सैम्पल ऑफ इनवॉइस जिससे यहाँ पे देख सकते हो, सामने वाले जिसका नाम है, किसने दिया है, वो नाम दिया, कब दिया था, पर्टिकुलर क्या क्या सामान खरीदा, कितने में, एक चीज़ कितने में, टोटल कितना हुआ, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, और हमें एक लास्ट अमाउंट मिल जाता है, वो हो गया हमारा इनवॉइस। सामने वाले का साइन आ जाएगा, ये इतना, इसको बोला जाता है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब वो होता है बिल। कोई भी बिल ले लो आप, उसी को बोलते हैं। और फिर अकाउंटिंग सेल, अकाउंटिंग सेल्स का मतलब कितने बेचा, क्या क्या लगा, कितना भाड़ा लगा, क्या लगा, सब कुछ आएगा इंक्लूड। कमीशन इसलिए कितना मिल रहा है, सब इसमें इंक्लूड करके मिलते हैं। अब कंसाइनमेंट सेल्स और नॉर्मल सेल के बीच में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हो।
वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना कंपलसरी है। अब ये फॉलोइंग एक्सपेंस आर नॉट बी ए कंसाइन इन द अबाव, कौन कौन नहीं है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज दिए गए हैं, जर्नल एंट्रीज याद करना है कौन सी एंट्रीज कब आती हैं। डिस्काउंट ऑफ बिल विद द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनिंग अकाउंट डेबिटेड टू द बिल रिसीवेबल, इस तरीके से। अब आते हैं हम ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट इजी है बहुत, मतलब अब क्या होता है पढ़ लेते हैं। ब्रांच अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा है। अब छोटा सा हिस्सा क्या है, एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस का तो जो मेन ऑफिस हो गया, जो सबसे पहले बना हो, उस पर सब कुछ काम होता है, वो मेन ऑफिस। हेड ऑफिस को भी सबसे इजीली एग्जांपल में आप ले लो तो डीमार्ट ले लेती हूँ। डीमार्ट आपको सभी को मालूम होगा डीमार्ट क्या है, जहाँ पे हम कपड़े बर्तन खाने पीने का सामान लेके सब कुछ मिलता है। अब इस डीमार्ट का मेन हेड ऑफिस एक जगह पे है। अब अलग अलग जगह पे हर एक स्टेशन पे आपको इसके अलग अलग ब्रांचेस मिल जाएगी। अब होता है क्या है, यहाँ पे परचेस एंड सेल्स होती है, इसका एक अकाउंटिंग रिसिप्ट बनता है, बिल बनता है, पूरा अकाउंटिंग हिसाब किताब होता है, वो सब जाता है हेड ऑफिस में। फिर हेड ऑफिस वाले पूरा डिटेलिंग करते क्लियर करते हैं, उसके बाद उनका वहाँ पे इंटरेस्ट मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है क्या हुआ है वहाँ पे हेड ऑफिस में मालूम पड़ता है। तो ब्रांच अकाउंट में दो होते हैं, एक डिपार्टमेंट ब्रांच अकाउंट एंड इंडिपेंडिंग ब्रांच अकाउंट। डिपेंडिंग ब्रांच क्या होता है, जो हेड ऑफिस के ब्रांच पे डिपेंडिंग होता है कि कितना सामान बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसे बोले जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जो हेड ऑफिस है प्राइस में जो भी सामान बेचना है वो बेचेगा, वो कभी सेम प्राइस में हो सकता है या हायर प्राइस में हो सकता है, जो भी प्राइस चलेगा उसे बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। द ब्रांच सेल द गुड्स ऑन द कैश ऑफ क्रेडिट बेसिस एंड रेवेन्यू ऑफ कैश रिसीव बाय टू द हेड ऑफिस, ये होता है। फिर होता है इंडिपेंडेंट, एज द नेम एंड सजेस्टेड डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द हेड ऑफिस, it does all the accounting work by itself. It maintains complete set of double entry book of accountant. At the end of the year, trial balance is extended from the ledger. Trial balance is sent to the head office for the finalization. क्या होता है, खुद ही सब कुछ करता है, सब अपना काम हम खुद सब कुछ करता है। लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में सभी उसका जितना भी डिटेल फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस जो होता है हेड ऑफिस में भेजा जाता है। अब डिपार्टमेंट ब्रांच में दो तरह का होता है, डेटा सिस्टम यूज़ करते हैं या स्टॉक एंड डेटा सिस्टम यूज़ कर जाते हैं। यहाँ पे नीचे इसका दिया गया है, जैसे चार्ट शो है कैलकुलेशन ऑफ द लोडिंग परसेंट ऑन कॉस्ट, जैसे दिया 50% ऑन कॉस्ट मतलब 0.5% हो गया। 33 1/3 ऑफ द कॉस्ट मतलब 1/3 ऑफ द कॉस्ट लेंगे। 25% ऑन कॉस्ट तो 1/4 ऑफ द कॉस्ट। 20% ऑन द कॉस्ट 1/5 ऑफ द कॉस्ट। सेम फॉर द सेल, तो सेल पे हम लिया जाएगा। फिर यहाँ पे एंट्रीज दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसे भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स दिए गए हैं, ब्रांचेस कैश अकाउंट, जो भी हम कैश अकाउंट जैसे पढ़ते थे वही सेम डेटर्स, बस खाली इतना क्या है नाम ब्रांच, ये ब्रांच का वो ब्रांच का जो भी ब्रांच है वो ब्रांच के नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कहाँ एंट्री होती है वो वहाँ पे ध्यान रखना है। वापस ब्रांच का लेसन दिया जिसमें सम्स दिए गए हैं, सम किस तरीके से करना है वो यहाँ पे सॉल्व किए गए, इसलिए डायरेक्ट हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेसन में। ये लेसन आता है हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम, जो भी हमारा फायर से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम होता है वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें लॉस ड्यू टू द फायर आर द टू टाइप, दो तरह के लॉस होते हैं, लॉस ऑफ असेट्स या लॉस ऑफ प्रॉफिट, या फिर लॉस ऑफ असेट अफेक्ट ऑल्सो बैडली ऑन द बिजनेस एक्टिविटी विच इज आ लॉस ऑफ स्टॉक ओनली या लॉस ऑफ प्रॉफिट ओनली, और दोनों ही, या पॉलिसी लाइक पैकेज पॉलिसीज हो गया, स्टॉक्स अदर सेट्स प्रॉफिट एंड एक्सपेंसली, ये सब हो जाते हैं। इस तरह के भी यहाँ पे हमारे। अब हमें किस तरह से मेंटेन करना है, यहाँ पे लिखा गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक कितना था सैलरी मतलब कितना पैसा में मिला। जैसे हमने बहुत बार आग लग गई तो बहुत जगहों पे उन्होंने इंश्योरेंस अगर कराया रहेगा तो जितना किस दिन हमें स्टॉक जब जल गया उस दिन कितने का स्टॉक था वो हम वहाँ पे लिख देंगे, कितने ने हमें इंश्योरेंस वालों ने कितना पैसा रिटर्न किया वो माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा लॉस। बस यही हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब स्टॉक्स क्या होता है, मेंबर ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था।
वो सब यहाँ पे दिया गया है। परचेस में क्या क्या आता है, क्रेडिट अकाउंट्स में क्या आता है, डेबिट्स अकाउंट्स में क्या आता है, ओपनिंग जैसे वो सब है। तो ये नॉर्मली सबके बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या रिपीट हो रही है। अब मेमोरेबल ट्रेडिंग अकाउंट्स आ गया है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड है, फायरिंग्स के लॉस क्या हो गया है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे छोटे छोटे से सम्स दिए, वो सम्स है ना। और सबसे मेन आ गया स्टेप्स याद करना कि कैसे हमें कोई भी क्लेम या कुछ भी डालना, कैसे हमें स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो अप करना है। और सम्स लेसन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी एक्सरसाइज दे दी है और फिर इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसके सब आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सेम उसका पार्ट 2 दिया जिसमें आपको सम्स एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से। जिसका अगर पूछा जाएगा क्लेम दिया जाएगा, तो क्लेम में आपको वैल्यू ऑफ पॉलिसी भी दिया गया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर भी दिया गया है, और मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ स्टॉक डेट डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिसी का अमाउंट लिखेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर का अमाउंट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 जिसे यहाँ पे दिया गया है, मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा क्लेम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको चेक कर देना, इस तरीके हमें आंसर्स वहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर्स के उनके लास्ट पेपर्स दिए गए हैं बुक में, वो देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्पेशली, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब इस लेसन को मतलब इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है, सबसे पहले स्टेप है कि आप सबसे पहले पूरे अच्छे से मतलब पॉइंट टू पॉइंट सबसे अच्छे से रीड करते जाओ। मतलब मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आप अच्छे से रीड कर लो। देखो चाहिए तो आप अभी आपके पास एग्जाम के लिए भी 5 से 6 दिन जितने भी टाइम है, तो एक दिन में आप एक सब्जेक्ट भी अगर कंप्लीट करते हो तो हो जाएगा। हो सके तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो, घूमते फिरते यूज़ करो, पढ़ लो अच्छे से, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको हाईलाइटर लेना है, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपको लगता है कि हाँ ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइटर से मार्क कर लो। या आपको लगता है कि ये सेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका ये इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, क्या काम करेगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये काम आप पे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, जैसे हाईलाइटर जो दिया गया है वो आप पढ़ लोगे। अब थर्ड चीज़ क्या है, जितने भी मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए, ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ चीज हो गई, जितने भी सम्स है, सम्स याद नहीं करना है, सम किस तरीके से किया हुआ है, किसकी एंट्री कहाँ हुई है, किसकी एंट्री कहाँ हुई है। हमने इससे पहले 12th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कर चुके हैं। ये 3 चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। 11th-12th में ये बेसिक क्लियर हो गया था, कौन सी चीज़ की क्या एंट्री होती है, कौन से एडजस्टमेंट की किस में एंट्री होती है, अगर सेल हुआ तो कहाँ हो जाएगा, परचेस हुआ तो कहाँ जाएगा, डेटर्स की एंट्री कहाँ, क्रेडिटर्स की एंट्रीज कहाँ, कैपिटल लॉस हुआ तो, नेट लॉस हुआ तो, नेट प्रॉफिट हुआ तो, इस तरह की एंट्रीज कहाँ पे होगी, किस तरीके से होगी, ये आइडिया आपको हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी तक अगर आपको 11th-12th का बेसिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आपके आगे जाने पे SY MTY MCOMs बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन अकाउंटेंट में आपको ये सब कुछ करना ही है। ये हो गया। अब इसमें आपका फोर्थ स्टेप्स क्या आता है, सम हमने चेक लिया। हर एक लेसन के पीछे में ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, हर एक लेसन के पीछे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए प्लस उसके आंसर्स दिए गए। अब आप क्या करोगे, आपने अगर आज एक लेसन कंप्लीट किया, आप पहले लेसन पढ़ना अच्छे से पढ़ लो, चाहे तो 2 बार रीड कर लो, चाहे तो 3 बार रीड कर लो। एक बार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक से ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत 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 अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लिया, उसके बाद मतलब लेसन रीड कर दिए, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस दिए गए, पहले खुद अंदाज लगो, ओके मतलब खुद सोचो किसका आंसर क्या होगा। आपको लगता है कि हाँ, पहले आप पेंसिल चाहिए तो पेंसिल से लिख सकते हो, कोई बुक को पेन ले लो साइड में, पेंसिल से आंसर खुद से लिख लो, फिर ये चेक कर लो उसके नीचे आंसर्स दिए गए, तो आपको आइडिया जाएगा आप कितने अभी तक रेडी हो, कितने अभी तक रेडी नहीं हो। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आता है इसका मेनली चीज़ आपको क्या करना है। इस वीडियो में आपको जो जो जितना भी अच्छा लगा, मतलब 1% भी अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। क्योंकि क्या होता है, जब आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो एक हमें खुशी मिलती है, हाँ यार इन्हें सब्सक्राइब कर रहे यार, आप लोग भी लाइक कर रहे हो वीडियो को, तो हम भी जाके हाँ यार इनके लिए थोड़ा कुछ और करूँ। देखो मेरे को कुछ इसे करने से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, इसे करने से हमें कुछ मिलता नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से इस पढ़ो, कि अभी टाइम नहीं है, पूरा जो हमारा टाइम वेस्ट हो गया था कोविड की वजह से, हमारा ये सब टाइम हमारा
वो वापस टाइम मिलेगा नहीं। लेकिन जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें हम पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले, जितना हो सके मैं आपकी मदद कर लूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप मुझे एक ही खाली खुशी दो, आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इसको शेयर करो, जितना हो सके, जितना मतलब आप अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करो या इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, प्लीज़ इसको व्हाट्सअप पे शेयर कर लो अपने सब फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को, उनको रिक्वेस्ट करो कि ये चैनल देखो, इस वीडियो को देखो, बहुत कुछ है। ये हो गया। अब आपको क्या, मैंने यहाँ पे अब इसके पहले आपको मैक्स का तो दे दिया मैंने, अभी आपको ये F1 का अकाउंट भी दे दिया है। मैं और भी जैसे धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल आया, दिवाली आई हुई है, तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है अभी, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि पूरा जितना हो सके मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँ। अब आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि पेपर कितने मार्क्स के लिए आएगा, कितने क्वेश्चंस लिए आपको आने वाला है, किस तरीके से आप दे सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो तब तक के लिए आपको बाय, ऑल द बेस्ट, और मैं आपको भी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट। और आपके और कुछ सवाल हो, मैं तो नेक्स्ट वीडियो बना ही रही हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ सवाल पूछना है या कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एनी टाइम कभी भी आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बिंदास कीजिए, लेकिन प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। लाइक करो, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।